गांधी जब हुई तो गांधी के बाद मुझे बहुत सारे माँ के रोल्स आए, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब ये थोड़ा सा शुरू हुआ, मैं थोड़ा 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 उकताने लगी थी, तब मुझे महेश भट्ट ने फ़ोन किया। अब महेश भट्ट के साथ मैंने अर्थ भी की थी पहले। अर्थ में मैंने अपनी एज की थी, जो नौकरानी का रोल किया था जो। तो महेश भट्ट ने फिर आए और कहने लगे, रोहिणी एक अच्छी स्टोरी है, बुड्ढा बुड्ढी की है। मैंने कहा महेश प्लीज़ बुड्ढी का रोल मुझे फिर मत देना यार, क्या सब लोग मुझे बुड्ढी का रोल दे रहे हैं, मुझे कोई अपना, यानी ये सब बातें हुई। तो उसने बोला तुम स्टोरी सुन लो, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम कर लो, नहीं तो मैं फिल्म नहीं करूँगा। मैंने कहा ये ऐसा मत करो। आई मीन उसने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन मैंने जब स्टोरी सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा। सारांश की स्टोरी थी वो, बहुत अच्छी लगी, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, अगर ये है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो फिल्म हमारी स्टार्ट हुई। आई थिंक हमने कुल दो दो महीने में वो कंप्लीट की होगी। महबूब में सेट लगा हुआ था और उस वक्त मुझे याद है थोड़ी सी मैं ऐसे हो गई थी कि चलो ये तो अच्छा रोल करने के लिए मिल रहा है, और वो भी संजीव कुमार के साथ, क्योंकि मैंने सुना कि राजेश्वरी वाले संजीव कुमार को लेके बैठ गए हैं कि नहीं संजीव कुमार जी करेंगे। एंड आई वॉज डाई हार्ट फैन ऑफ संजीव कुमार, आई एम स्टिल टिल नाउ। तो मैंने कहा उनके साथ काम करने के लिए बहुत मज़ा आएगा, ये वो। और जब महेश ने कहा कि नहीं संजीव कुमार जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नया एक्टर है मेरे पास एक, वो काम करेगा, तो अनुपम का नाम बोल दिया। तो अनुपम तो हमारा गुरु बंधु है, थोड़ा मुझसे जूनियर है, आई मीन स्कूल में जूनियर थे। तो वो, और अनुपम का मैंने काम पहले देखा भी था दिल्ली में। एक नाटक देखा था जो अमाल अलाना ने डायरेक्ट किया था, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट। तो मैंने कहा हाँ अनुपम भी अच्छा है वो एक्टर। फिर मदन जैन को मैं जानती थी। मदन जैन ने के साथ भी प्ले में काम किया था, एक हमारे छोटा सा ग्रुप था हमारा उस वक्त। और सोनी राजदान, उसके साथ भी उससे पहले मैंने पार्टी किया था। तो सारे लोग पता थे, मालूम थे, बहुत मज़ा आया। और हमारा ये होता था कि एक अच्छा खासा वो हुआ था कि पहले हम जाते थे तो डायरेक्टली मेकअप रूम में कभी नहीं जाते थे, पहले सेट पे जाते थे, कौन सा सीन करना है, फिर कौन सा सीन करना है, सब लोग किस किस का है, ये है सीन, क्या है, एक बार पढ़ लेते थे। और कहाँ करना है वहाँ पे हम ब्लॉक कर लेते थे वो सीन, एज इफ़ वी आर ऑन स्टेज ब्लॉक कर लेते थे कि कैसे कैसे होगा। फिर महेश कहते थे कि हाँ अभी हो गया, अब मेकअप करो। और जब तक हमारा मेकअप वगैरह होता है तब तक यहाँ पे वो शॉट लगा देते थे। तो हमको मालूम पड़ता था कि इस सीन में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या होगा, इमोशनल ग्राफ क्या होगा, और हमको क्या करना है। तो ये इट वॉज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। ऐसा नहीं था कि हाँ चलो तुम्हारा कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक है, जैसे आजकल टेलीविज़न में होता है, यहाँ से यहाँ तक मास्टर शॉट है, उसके बाद क्लोजेस है, उसके बाद ओवर द शोल्डर है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम पूरा सीन कर लेते थे तो सीन का एक मूड पता चलता था, और उसकी वजह से फिर वो परफॉर्मेंस में भी वही इंटेंसिटी आ जाती थी, परफॉर्मेंस में भी वही इमोशंस आ जाते थे, और फिर वो करने में बहुत आसानी हो जाती थी। ऐसे ही गोविंद जी ने भी किया था पार्टी के ज़माने में। पार्टी में तो हमने शूटिंग से पहले हमारे सीन्स रिहर्स किए थे, वो तो और ही तरीका अलग था। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो उस सीन में, और वो मूड पता चलता है, आपको क्या करना है वो पता चलता है, और फिर आप उस पे काम कर सकते हो।
तो सारांश में वो किया था। अच्छा, अब ये तो नहीं था कि हाँ मेरा हो गया है, चलो मैं मेकअप रूम में जाके बैठ जाती हूँ, ये हमने कभी नहीं किया। जब सारे लोगों की किसी का क्लोजअप भी होता था तो हम कैमरे के पीछे महेश जी के साथ बैठ जाते थे और एक दूसरे का वो देखते थे, काम देखते थे कैसे, और कभी कभी सजेस्ट भी करते थे और कोई उस पर आपत्ति नहीं लेता था कि मुझे सजेस्ट किया है और ये वो। तो ये एक टीम वर्क होता है और वो टीम वर्क बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में, थिएटर में हो, फिल्म में हो। तो ये भी होता था कि कभी अच्छी सजेशन लगी तो मेरी तरफ से 5 रुपया ऐसा भी हो जाता था। तो ऐसे हम ऐसे इकट्ठा करते थे पैसे, ख्याली पैसे, लेकिन तो ये सारी चीज़ें हमारे सेट पे होती थी। और कभी किसी का अच्छा लगा, किसी ने अच्छा किया तो शाबाशी देने में भी हम कसर नहीं रखते थे। तो वैसे देखा जाए तो उस टीम में मैंने ही ज़रा ज़्यादा फिल्में की थी, लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं थोड़ी सी सीनियर हूँ या वैसे मैं अनुपम से 2-3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी सीनियर थी, लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई सीनियर है, जूनियर है, सबको साथ लेके काम करना है। और इसलिए कोई कोई मुझे भी सजेस्ट करता था तो मैं भी उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दे देती थी। तो एक टीम वर्क, यानी अदीप टंडन भी हमारे कैमरामैन, अरे वो भी सजेस्ट करते थे, वो भी कभी कभी कह देते थे यार नहीं अच्छा हुआ है अभी, मेरे लिए एक कर लो, तो हम वो भी करते थे। यानी सिर्फ ये नहीं, मुझे एक याद है, हमारा जो लास्ट सीन है सारांश में, जब सुजाता निकल जाती है, टैक्सी में से निकल जाती है और मैं बालकनी में आके सुजाता सुजाता करके पुकारती हूँ, सुजाता चली जाती है, उसके बाद मैं पीछे मुड़ती हूँ और अनुपम जी की कैरेक्टर जो प्रधान साहब हैं वो मेरे पीछे हैं और मैं उनको ऐसा टाल देती हूँ और कहती हूँ तुम जानवर हो, और मैं अंदर चली जाती हूँ। फिर पॉइज़न की बॉटल निकाल के मैं अभी मेरी मुझे अभी मरना है करके मैं पॉइज़न की बॉटल लगाने वाली होती हूँ होठों पे, तो अनुपम जी आके रोकते हैं और फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ करके वो मुझे वहाँ से लेके निकल जाते हैं। और फिर लास्ट वाला सीन है, तो ये जो मैंने जो डिस्क्राइब किया वो सीन काफ़ी लंबा, यानी सीक्वेंस जो था शॉर्ट्स में वो काफ़ी लंबा था। तो एक बार उस दिन ऐसे हुआ कि अभी हमने ये सीन स्टार्ट किया तो इसमें ब्रेक मिलेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो पैकअप करना पड़ेगा 10 बजे और फिर सीन वो दूसरे दिन फ्रेशली स्टार्ट करना पड़ेगा, वो मूड जो है वो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, दूसरे दिन सुबह में वो स्टार्ट करते हैं, वो सीक्वेंस जो जाती है वहाँ से लेके अनुपम जी मुझे जो हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं वहाँ तक, ये पूरा का पूरा एक गो में कर लेते हैं। और मुझे पूरी तरह से याद है महेश जी ने ये पूरे यूनिट को पूछा था कि ऐसा हम करना सोच रहे हैं, पता नहीं हमारा पैकअप कब होगा, क्योंकि लंबा सीन है, शायद सुबह में 9 बजे स्टार्ट करके 10 बजे तक कंप्लीट नहीं होगा, शायद ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक गो में हम सीन करें या क्या कहते हो आप, सब लोग तैयार हो या नहीं? और सब ने कहा था हम तैयार हैं, वो सीन कंप्लीट करते करके ही हम पैकअप करेंगे। और दूसरे दिन जो हमने सीन शुरू किया है पूरे दिन वो सीन करते रहे और फिर मेरे ख्याल में उस वक्त 9 to 2 की शिफ्ट हो गई थी, रात को 2 बजे हमने पैकअप किया था उस वक्त। तो ये तो यानी मुझे याद है कितना इंटेंसली हम काम कर रहे थे और उतना ही इंटेंस हमारा पूरा स्टाफ था, पूरे आई मीन लाइटमैन सब सब आई मीन पूरा यूनिट उतना ही इंटेंसली काम कर रहा था। तो आई वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल टू
Rajashri to give me this kind of film to do. And मुझे लगता है मेरे ज़िंदगी की दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, वन ऑफ बोलूँगी, बिल्कुल बेस्ट ऐसे नहीं, और भी हैं फिल्में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है. और बेस्ट कैरेक्टर ऑल्सो, एक्सपीरियंस वाइज, फिल्म वाइज, कैरेक्टर वाइज, एवरीथिंग वॉज रियली एन्जॉयबल. और वो 3-4 महीने हमने उसके बाद डबिंग पे भी ऐसे ही काम किया. जो शुरू किया तो 2 दिन में पूरी डबिंग पूरे कैरेक्टर की, कि वो एकदम से फ्रेश नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये सीन ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा देर हुई तो चलेगा, ऐसे करके हमने वो डबिंग. तो each and every moment of that film was enjoyable like anything. गांधी एक पड़ाव है जो काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं नोटिस भी हुई उसमें कि ये एक एक्ट्रेस है, यानी जो स्ट्रगल जो करना पड़ता है वो थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा ही मैं कहूँगी. और फिर गांधी के ज़माने में ये इंडो ब्रिटिश फिल्म थी. वहाँ पे क्रू, आधा क्रू ब्रिटिश था, आधा क्रू हिंदी था. तो उसमें काम करते वक्त और भी एक अनुभव आया. उसकी स्क्रिप्ट हमको पहले से मिल गई थी, लेकिन 27 से लेके 74 तक ये मुझे लाइफ स्पैन बताना था, और बीच बीच में बताना था. आई मीन लगातार ऐसे नहीं था. कुछ 4 सीन छोड़ के फिर बाद वाले सीन में सडनली थोड़ी सी एज बढ़ गई है, एकदम से एज नहीं बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी. यानी 27, फिर 35, फिर 47, और फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती गई थी. तो उस पर मुझे काम करना पड़ा. वो भी एक मज़ेदार बात हुई कि 74 जब कस्तूरबा जी चल बसी, तब से लेके 27 तक थोड़ा सा पीछे आना पड़ा. फिर कौन सी घटना, चूँकि गांधी ये रियल स्टोरी है, तो उसके सन हमको पता थे कि ये चले जाओ कब, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, या बर्निंग इंग्लिश क्लॉथ ये कब हुआ, साउथ अफ्रीका से आए कब, उन्होंने पहले कांग्रेस में पहला भाषण कब दिया, फिर उनको, यानी ये सारी चीज़ें उनके हमको सन पता थे. तो उसके सन, उसका साल, वो 74 में वो चल बसी. वहाँ से उस साल में कितने साल की होगी, ये इतने कैलकुलेशंस करके हर सीन में मैं कितने साल की होंगी, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ा था. और फिर उसके हिसाब से फिर मेकअप, हेयर, ये सब करना पड़ा था. तो ये मेरा अपना स्टडी था, और वो डिस्कस करना वो मेकअप मैन के साथ और हमारी हेयर ड्रेसर के साथ, वो हमने किया. और फिर जो भी वो करना था कि कौन सा सीन आज कर रहे हैं, तो मेकअप मैन को ये सीन कर रहे हैं, तो इसमें कौन से साल की, ये साल की, ओके चलो मैं मेकअप करता हूँ. इस तरीके से वहाँ पे होता था. दूसरा चरखा ट्रेनिंग, क्योंकि चरखा जब चलाना हो तो कस्तूरबा जी तो माहिर थी चरखा चलाने में. असल में सबसे ज़्यादा सूत काटने वाली है, ऐसा भी उनको वो मिला था. आई मीन वो थी उस वक्त. तो चरखा चलाते चलाते भी एक दूसरा सीन था, इसलिए चरखा ट्रेनिंग भी ज़रूरी था. इंग्लिश में फिल्म थी, इसलिए एलोक्यूशन ज़रूरी था. हाँ, हालांकि लहजा नहीं चाहिए था उनको, कोई ऑक्सफर्ड वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन टी और डी का, टी एंड डी, करेक्ट माई टीज़ एंड डीज़ एंड डब्ल्यूज़ एंड वीज़, क्योंकि हमारे हिंदी में या मराठी में वह हमेशा वह ही होता है, लेकिन इंग्लिश में वी और डब्ल्यू, इसका उच्चार वह होता है, लेकिन वी जब आता है तो वह होता है, और डब्ल्यू जब आता है तो वह होता है. ये मुझे तब पता चला. ये ऐसी सारी चीज़ें सीखने को मिली. यानी मुझे लगता है ये
सीखना और सारी बातें कलेक्ट करना, ये हर फिल्म मुझे वो करने के लिए मजबूर कर देती है कभी कभी, क्योंकि हर फिल्म में हम अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। हर फिल्म में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कस्तूरबा किया है, सारांश किया है। सारांश की कैरेक्टर जो है और कस्तूरबा की कैरेक्टर है, दोनों ओल्डर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि एक तो एक औरत थी जो 1910 20 30s में अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड उसका इतना पॉपुलर था और वो कुछ काम कर रहे थे, यानी गांधी जी काम कर रहे थे, और उनको समझ के उनके पीछे चलना चाह रही थी वो। और कस्तूरबा खुद अनपढ़ थी, लेकिन अनपढ़ होना और समझदार होना दोनों अलग बातें हैं। कस्तूरबा बहुत समझदार थी, बहुत इंटेलिजेंट मैं कहूँगी थी, और सोचने वाली थी। और इसलिए जब गांधी जी ने कुछ कहा तो वो उसको विरोध ज़रूर करती थी, लेकिन जब उनको गांधी जी समझाते थे वो समझ जाती थी, और फिर वो अपना वो बदल देती थी। जैसे एक सीन है ही, लेटरिन साफ़ करने का, संडास साफ़ करने का सीन है, तब वो पहले नहीं मानती है और फिर वो मान जाती है कि हाँ, मैंने भी गलती की झगड़ के, और मैं भी वही करूँगी, गांधी जी भी कर। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आखिर तक कस्तूरबा के इसमें था। गांधी जब हुई तो गांधी के बाद मुझे बहुत सारे माँ के रोल्स आए, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कर भी लिए नाइवली, ये सोच के कि मैं कितनी यंग हूँ ये पता चलेगा लोगों को, और मुझे वैसे रोल्स दे देंगे, लेकिन किसी ने ऐसे रोल्स नहीं दिए। हमेशा मुझे माँ का ही रोल करना पड़ा, और वो मैंने किया। पैसा भी मिल रहा था, इंडस्ट्री में नाम भी मिला था, तो कर ही लिया। लेकिन जो भी रोल किया है मैंने, तो गांधी के बाद तो ऐसे हुआ कि नोटिस तो हुई, काम भी मिलने लगा, लेकिन ये हुआ कि मुझे सारे माँ के रोल्स आना शुरू हो गए, और मैं तंग आ गई थी माँ के रोल्स। हमेशा ये होता था कि नहीं नहीं, सिर्फ ओल्डर नहीं है, यंगर रोल, यंग टू ओल्ड है। अब यंग टू ओल्ड यानी क्या, 4 सीन्स यंगर डेज़ के हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, और उसके बाद मेन फिल्म में बड़ी यानी माँ का रोल होता था। तो ये होते होते जब होने लगा ज़्यादा, तो हाँ, एक बार तो जेम्स आइवरी साहब ने मुझे पूछा था, हीट एंड डस्ट नाम की फ़िल्म थी, उसके लिए उन्होंने बुलाया कि आप आके मिल लीजिए। तो मैं गई, तो उन्होंने पूछा, आपने गांधी में रोल किया था? मैंने कहा हाँ। तो ही सेड, हु डिड ओल्डर कस्तूरबा? आई सेड, आई डिड ओल्डर कस्तूरबा। तो कहने लगे, विथ मेकअप? मैंने कहा या, मेकअप के साथ वो हुआ था, मैंने ही किया है वो रोल। तो फिर बोला नहीं नहीं, मुझे मेकअप यूज़ नहीं करना है, और मुझे 55, आई थॉट यू आर 50 इन योर 50s, तो मैंने आपको बुला लिया था, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं मेकअप नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, विदाउट मेकअप वगैरह। तो वो तो रोल मैंने किया नहीं, वो बाद में दीना जी ने रोल किया था। एनीवे, सो ये एक मज़े के तौर पे मैंने बता दिया कि ये भी हुआ था मेरे साथ। अग्निपथ आई, अग्निपथ ने फिर, उसमें भी माँ का ही रोल था। उसमें भी यंग टू ओल्ड था, उसमें भी मैं थोड़ी सी अप्रेंसिव थी, क्योंकि उससे पहले मैं सच्ची बोलूँ मैं बहुत तंग आ गई थी, और मैंने 2-3 रोल्स ना बोल दिए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझे अलग सी कोई कैरेक्टर दे दो तभी मैं करूँगी, गुड़ी गुड़ी भी मदर मैं नहीं करूँगी। मुझे कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव रोल दे दो, ऐसे करके मैं, फिर मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि नहीं रोहिणी जी, ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखो और कर लो काम। तो फिर जब अग्निपथ की जब बात आई, तो मैंने कहा हाँ, मैं स्टोरी सुनूंगी और फिर करूँगी। तो मुकुल जी ने मुझे स्टोरी सुनाई, और उससे पहले मैंने
अ, अभी मैं कह सकती हूँ मुकुल जी की पहली दूसरी एक फ़िल्म थी पहले, मेरे ख़्याल में सल्तनत, उसमें भी ऐसे ही रोल था। तो मैंने चिढ़ के मैं नहीं करूँगी, माँ का रोल नहीं करूँगी, ऐसे करके मैंने उनको ना बोल दिया था। तो मुकुल जी ने कहा अभी आप कैसे तैयार हो गई? मैंने कहा मैं स्टोरी सुनूंगी फिर बोलूँगी आपको। तो अग्निपथ की स्टोरी सुनी मैंने और मैंने कहा हाँ ये करूँगी। फिर अब ये कैसे करेंगी आप क्यों करेंगी? मैंने कहा देखिए, अब अग्निपथ ऐसी एक फिल्म है जिसकी छोटी से छोटी कैरेक्टर आपके याद रहती है। यानी वो इंस्पेक्टर पठान है वो भी आपको याद रहता है, कमिश्नर भी आपको याद रहते हैं, और ईच एंड एवरी कैरेक्टर आप थिएटर से बाहर जाते हुए सब कैरेक्टर्स आप लेके जाते हो। उससे पहले ये होता था कि अमित जी की फिल्म, यानी अमित जी हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, बस बाकी कैरेक्टर्स ऐसे सपोर्ट के लिए होते थे। अग्निपथ में मुझे वो नहीं लगा और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स सारी इम्पोर्टेंट लगी। तो फिर मैंने वो बताया, मैंने कहा ये हम मराठी में कहते हैं एक खांबी तंबू, एक एक जैसे पिलर है उस पे तंबू है, बस ये एक ही सपोर्ट करता है आदमी उसको, ऐसा नहीं है। मैंने कहा इस सब पूरे खंबे सपोर्ट करते हैं उसको ये तो ये मैंने उनको बताया तो हंस पड़े। मैंने कहा अच्छी लगी मुझे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ करके। थोड़ा सा अपना भी होना चाहिए ना। एनीवे व्हाटएवर, लेकिन वो भी कैरेक्टर एक शुरू से लेके आखिर तक, वो फिल्म करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि वहाँ पर भी एक तो लिखी हुई भी बहुत अच्छी थी, सारे अच्छे अच्छे लोग थे, गिव एंड टेक बहुत अच्छा था। इवन अमित जी के साथ मैंने उससे पहले शहंशाह की थी, वो मेरी पहली फिल्म उनके साथ, तो थोड़ा सा मैं ऐसी थोड़ी सी अखड़ी हुई थी। मैंने कहा कैसे करूं, क्या करूं, अमित जी का नाम तो बहुत बड़ा था। और उस वक्त मुझे अमित जी के अप्रोच में बहुत फ़र्क नज़र आया। तो मैंने एक बार उनको पूछा था, तो उनका भी वही कहना था कि वो तो फ़न फिल्म थी शहंशाह, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैठ के फिल्म देखें। तो ये था, तो हर एक के लिए मेरे ख्याल में अग्निपथ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस। सो उसमें भी जो अपने हाथ धोले वाला सीन जो था, बहुत प्यारा सीन था, मेरा सबसे फेवरेट है वो सीन। और बहुत अच्छा उसमें एक गिव एंड टेक होता है जो एक्टर का होता है। सारे एक्टर्स, नीलम भी थी उसमें, अमित जी थे, मैं थी, तो सारे लोगों का गिव एंड टेक बहुत अच्छा था उसमें, और बहुत मज़ा आया था। लास्ट वाला जो सीन था, जो घर जल गया है और इनको गोली लगती है, और वो मुझे खींच के, माँ को खींच के जो घर पे जाके उनकी गोदी में सर रख के मरते हैं, तो वो सीन मुझे अभी भी याद है। इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी। जो ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, ब्लास्ट में से कैसे, आई मीन ब्लास्ट तो मैंने पहली बार ब्लास्ट वगैरह देखे थे, ऐसे बूम करके आता है, उसका ब्लास्ट का जो इफ़ेक्ट था वो नियरली 20 फुट दूर भी हमको पता चल रहा था कि यहाँ तक उसकी हवा आ रही है, यहाँ तक उसकी हीट आ रही है। तो तब भी अमित जी ने जो उनके स्पीच पे काम किया था, वो अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो 2-4 गोलियां लगा हुआ आदमी, वो एक संध, एक क्या एक सीक्वेंस में नहीं बोलेगा। वो कभी यहाँ ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, फिर वही बोलेगा, फिर ऐसे करके उन्होंने अपनी स्पीच अलग कर दी थी। जो स्पीच थी वही थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से यहाँ डाल के, यहाँ से यहाँ डाल के, और फिर वो उन्होंने की थी। और उसकी भी हमने रिहर्सल की थी पहले दिन।
दूसरे दिन वो सीन करना था, पहले दिन हमने वो रिहर्सल की थी और तब उन्होंने बताया था कि मैंने ऐसे ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल में ये रिहर्सल का जो मामला है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और प्री थिंकिंग जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो अमित जी ने तब किया था। और उसमें मुझे पूछा गया था कि अब आप क्या करेंगी, अब बेटा गोद में मर गया है, अब आप क्या बोलेंगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सब कुछ नया है, सब कुछ उस माँ के लिए जो बम ब्लास्ट में से भी चली जाती है, जिसको ये इसके किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और ये लड़का ले जा रहा है, उसकी गोद में मर रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई विल बी स्पीचलेस। तो उन्होंने कहा था कि मुकुल जी ने कहा था कि एक ही सेंटेंस हम चाहते हैं कि मेरा बेटा गुंडा नहीं था, ये सेंटेंस आप एक बोल दो। तो वो बोलने के लिए फिर उसके लिए जो टाइम चाहिए वो थोड़ा, क्योंकि मर जाने के बाद कुछ बोलना यानी वो प्रिपरेशन थोड़ी सी चाहिए, वो प्रिपरेशन के लिए मुझे वक्त दे के मैंने वो सेंटेंस बोला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस करके सीखने वाली चीज़ें हैं। आई मीन उसमें से एक एनेक्डोट जैसे मैं बताती हूँ। वो देहात का, वो गांव का सेट लगा था गोवा में। तो सेट के साथ वो कांचा चीना की हवेली होती है। अब यहाँ पे गांव का सेट और एक रास्ता छोड़ के कांचा चीना की हवेली। और हम सेट पे गए, अरे वाह वाह बहुत अच्छा अच्छा सेट है, अच्छा सेट है। तो पहले तो बचपन का, अमित जी के बचपन का सीन था, और हम वो सीन करने जाने वाले थे। और वो अमित जी का बचपन का रोल करने वाला, वो मैं और मेरे ख्याल में यश जी थे हमारे साथ, यश जौहर थे। हम नीचे जा रहे थे, बोट का सीन था हमारा, नाव का सीन था इसलिए। और हम जाते वक्त वो हवेली जो है वो अच्छी खासी बनी हुई थी। उसको ना, वो हवेली तो दीवार तो कपड़े की होती है, तो दीवार से वो रंग हटाने के लिए दीवार पे धाप 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 मार रहे थे, और वो रंग नीचे गिर रहा था, और पूरी वो पुरानी कर रहे थे हवेली। तो ये बोला, मंजुनाथ बोला कि अंकल ये क्या कर रहे हैं, वो धाप धाप करके, उसको पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, ये धाप धाप क्यों मार रहे हैं। तो मैं तो क्या था कि जब गांव अच्छा है तो हवेली पुरानी है, और जब गांव का सत्यानाश हो जाता है तब हवेली एकदम से रंग की हुई और ऐसी बहुत एकदम चकाचक हवेली है, ऐसा था। इसलिए वो हवेली का रंग निकालना था, इसलिए वो मार रहे थे, मार के वो रंग निकाल रहे थे। तो यश जी को पूछा, अंकल ये क्या कर रहे हैं। तो यश जी बोलते हैं, बेटे ये मेरी पिटाई कर रहे हैं। क्योंकि पहले हवेली तो चकाचक थी, उसको वो करना और फिर करना, खर्चा तो आने वाला ही था। तो लेकिन बहुत उम्दा आदमी यश जी, वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। यश जी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, जेम ऑफ अ पर्सन। कभी उन्होंने मेरे ख्याल में अग्निपथ के वक्त उन्होंने पैसों के बारे में कभी ऐसे वो क्रिब नहीं किया था, मुझे याद है। एक यश जी के बारे में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे हुआ था उस वक्त कि फिल्म शुरू होने वाली, शूटिंग शुरू होने वाला था, और माय मदर इन लॉ वाज डाउन विद कैंसर। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी, शी वॉज डाउन विद कैंसर, और वो टाटा में ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। वो ठीक हो रही थी, कुछ 2-4 केमोथेरेपीज़ के बाद वो ठीक हो रही थी। तो उस दौरान फिर हमने काम लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले थोड़ा सा हम वी आर टेकिंग इट ईजी उनकी देखभाल के लिए। तो उस दौरान ये फिल्म आई थी, और जयदेव जी ने भी काम करना शुरू किया था। तो उनको दिल्ली जाना था प्ले डायरेक्ट करने के लिए, और
सडनली ये पता चला कि कैंसर हैज़ रिलैप्स्ड। तो फिर उनको केमोथेरेपी के लिए ले गए और वो वापस आने के बाद आई मीन वो ठीक हुई ही नहीं। और ये हुआ कि जयदेव जी को जाना था दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट था, मेरी ये कमिटमेंट थी। शूटिंग उसी वक्त स्टार्ट होने वाला था और उनकी तबीयत अच्छी होने के बजाय शी वॉज सिंकिंग लाइक सिंकिंग, तो वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा, मेरे ब्रदर इन लॉ ही डॉक्टर हैं, तो उनको पूछा हमने कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ देखते रहने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, तो 24 घंटा नर्स रखो। तो 24 घंटा नर्स रखी और उन्होंने कहा कि जयदेव को कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना काम करो वहाँ पे और मैं बता दूँगा, उस फ्लाइट से चले आना, मैं बता दूँगा तुम्हें। अब मेरी यहाँ मैं अकेली थी, बेटा था और मैं क्या करूँ अभी। तो फिर मैंने सेक्रेटरी को मेरे फ़ोन किया कि मैंने कहा ये ऐसा है, जयदेव जी को जाना पड़ रहा है और मैं हूँ और मैं उनको छोड़ के मेरा दिल नहीं कर रहा है शूटिंग शुरू करने का, तो दिन भर मैं नहीं होंगी तो क्या होगा। और ऐसे हमारे एज के लोग जो देखभाल करते उनके अपने अपने वो थे, जॉब्स वगैरह थे, तो कोई आके बैठ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा आप यश जी से कह दीजिएगा ना ऐसे ऐसे है। तो यश जी ने सुना। वो दूसरे दिन यश जी घर पे आ गए। बड़ाला में रहते थे हम, यहाँ बांद्रा में नहीं रहते थे, बड़ाला में रहते थे। बड़ाला में आए, उन्होंने देखा क्या चल रहा है और चले गए कि हाँ नहीं मैं सिर्फ मिलने आया था, ऐसे करके वो चले गए। चले जाने के बाद मुझे सेक्रेटरी ने बताया, यश जी ने कहा कि रोहिणी जी को कहिए आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम उनके लिए रुकने वाले हैं। अब ऐसे कौन रुकता है। सेट खड़ा था नटराज में, वो जो घर का सेट है वो सेट खड़ा हुआ था और यहाँ पे कब तक ये चलेगा वो पता नहीं था, कब ये ठीक होंगी, कब मैं बाहर निकल पाऊँगी ये पता नहीं था। एंड नियरली 10 दिन उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं। और मैंने कहा, मैं ऐसे थी, मैंने कहा ये वेट करने वाले हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरे हाथ से ये रोल गया, ऐसा मैंने सोचा। और मैं फिर जुट गई वहाँ पे देखभाल में। मैंने कहा अभी सोचना ही नहीं है, अगर सोचती रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। और करती रही। और फिर एक दिन वो सिंकिंग ही थी, जयदेव जी को बुला लिया, जयदेव जी आ गए और उसी दोपहर में वो चल बसी। उस दिन मैंने रात को फ़ोन किया सेक्रेटरी को, जीत खुराना करके मेरी सेक्रेटरी थी, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जीत जी ऐसे ऐसे हुआ है, नाउ आई कैन। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा था कि रोहिणी जी अभी भी वो वेट कर रहे हैं, मैं 2 दिन मांग लेती हूँ उनसे। तो 2 दिन के लिए, चले जाने के बाद 2 दिन के लिए वो रुके और फिर 13th या 13th डे, यानी शूटिंग जब होने वाली थी वहाँ से 13th डे पे आई वेंट फॉर माई फिल्म। एंड तब तक मेरे लिए रुके हुए थे। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज इतना अच्छा रोल था वो। अगर चला जाता ना मैं कोसती रहती थी, अरे यार चला गया ये रोल मेरे हाथ से, लेकिन वो वेट करते रहे मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच यश जी, आई एम सो ग्रेटफुल। एनीवे इट्स सो मेरे ख्याल में वो मेरे ही हिस्से था रोल, इसलिए मैंने किया। लेकिन इसलिए वो वन ऑफ
again one of my favorite roles I have done, and that too with Amit ji, who is my favorite actor. अग्निपथ के बाद अग्निपथ, चालबाज वगैरह ये करने के बाद मुन्ना भाई MBBS, ये एक बहुत अच्छी फिल्म जो मैंने की। असल में उसमें भी ऐसे हुआ कि राजू हिरानी ने मुझे, तब मेरी एक मराठी सीरियल चल रही थी 4 दिवस सासूचे, विच रैन फॉर 13 years. एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन वो जब चल रही थी तब इनका मुझे फ़ोन आया और मुझे याद है मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी मैं शूटिंग ख़त्म करके 9 साढ़े 9 बजे पैकअप करके बैंड्रा के उनके ऑफिस में स्टोरी सुनने के लिए चली गई थी। और जब मैंने आधे तक स्टोरी सुनी और मैंने कहा ये कुछ अलग फिल्म है, हालांकि रोल बहुत छोटा है, लेकिन मैंने कहा फिल्म बहुत अच्छी है एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई मीन माँ का ही रोल था, सब वही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये अलग किस्म की है फिल्म और आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, और मैं करना चाहती हूँ। तो और दूसरा और ये था कि सुनील दत्त साहब के साथ काम करने वाली थी मैं। संजय दत्त थे और अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन सुनील जी के साथ काम करने वाली थी नियरली आफ्टर 13 years, क्योंकि कुर्बान नाम की एक फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया था। तो बहुत अच्छा, सेटअप भी अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी, तो मैंने हाँ बोल दिया वहाँ पे। और उसका जो स्टोरी का जो तरीका, कहने का तरीका था, हर इसमें कुछ आयरनीज़ होती है, वो आयरनीज़ उन्होंने बाहर निकाली थी कि अभी आई मीन वो कोई एक अपना बीमारी लेके अगर आ गया तो पहले आप उसको ठीक करो। जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये मैसेज था उसमें। जो भी है आप प्यार से करो, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, सिर्फ 2 और 2 4 नहीं, कभी कभी 5 भी होते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें थी। और उसमें ये जो मुन्ना है वो उसमें वो जो जादू की झप्पी, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि नहीं, माँ के सामने भी वो जब अखरता है कुछ बात करने के लिए, तो माँ उसका डर निकालने के लिए उसको झप्पी देती है। जब जैसे बच्चे को गोद में लेके झप्पी देते हैं, हाँ डरो मत डरो मत, वैसे वो बड़ा होने के बाद भी झप्पी देना चाहती है, लेकिन वो कुछ उसमें खंडित होता है और वो कुछ कह नहीं पाता। नहीं तो वो माँ को उसने कह दिया होता कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ उस वक्त। लेकिन वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ये छुपा रहा है। वो झूले के ऊपर जो सीन हमने लास्ट में किया था संजय दत्त और मेरा, तो वो पता चल रहा है माँ को कि ये कुछ छुपा रहा है और वो कह नहीं पा रहा है, और तभी वो कहती है यहाँ आ जाओ, जब पी देती हूँ तो कहेगा। इतने में वहाँ पे बाबूजी आ जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो सीन, एक जो कनेक्शन हुआ था, वो कनेक्शन बहुत अच्छा था। और दूसरा मुझे और याद है जो लास्ट सीन है, कि बहुत मज़ेदार सीन था वो, कि ये दोनों आ गए हैं और टिकट निकाल के कि हम गांव जाने वाले हैं करके, और सामने से माँ आती है। माँ और बाबूजी ऑलरेडी आ गए हैं, और माँ दरवाज़ा खोल के वो माँ पे नज़र पड़ती है, तो माँ की बहुत याद आ रही है, ऐसे पहले बोल रहा होता है, तो माँ की इतनी याद आ रही है कि मुझे वो सामने दिख रही है, और फिर वो सच्ची होती है। वो जो सीन था उसमें जब बाबूजी बोलते हैं उसको कि
आओ गले लग जाओ। तो वो जो शॉट था, दोनों आमने सामने खड़े हैं, मैं बीच में खड़ी हूँ और वो एक दूसरे को हग करते हैं ज़ोर से। इट वॉज अ प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया था, यहाँ पे एक बेटा जो सारी चीज़ों से ऊपर आया था, उबर गया था, और वो दोनों एक साथ देखते हुए कुछ अलग सा ही लग रहा था मुझे। एंड आई जस्ट कांट फॉरगेट दैट मोमेंट कि एक दूसरे को वो देख रहे हैं और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। मैंने कहा ये एक दूसरे के लिए ये दोनों सिर्फ यहाँ नहीं, पर्सनल लाइफ में भी कितने एक दूसरे के लिए होंगे, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। सिर्फ मैंने वो महसूस किया और बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। उसके बाद मैं कुछ शॉट दे ही नहीं पाई थी, या दिया था तो भी कैसे दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन वो मोमेंट मैं उस फिल्म में कभी नहीं भूलूंगी। बाकी रोल तो मज़ेदार था ही शुरू में भी। जब आते हैं अब इसके साथ वो चोर आता है नवाजुद्दीन, उस वक्त नवाजुद्दीन कुछ भी नहीं था उसका, वो पहली बार मैं देख रही थी, लेकिन नवाजुद्दीन वो जो सीन कर रहा था, मैंने शायद उसको पूछा भी था, तुम एनएसडी से हो क्या करके पूछा था, पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उस वक्त उसने वो किया था काम, और नोटिसेबल था। तो जब उसको अच्छे रोल मिलने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि नवाजुद्दीन को, हाँ ये वही एक्टर है जो हम मुन्ना भाई में छोटा सा रोल किया था। सो छोटा एक्टर कितना भी छोटा रोल हो, छुप नहीं सकता है, वो उसके काम से पता चलता है आपको। तो काम करना बहुत ज़रूरी है और दिल से काम करना ज़रूरी है। तो मुन्ना भाई अगेन मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी फिल्म है। ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, वेरी ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, और फ्री हैंड दे ही देता है। डिस्कस बहुत करते होंगे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं, आई मीन वैसा मौका भी नहीं आया बहुत डिस्कस करने का, क्योंकि छोटा सा ही रोल था, लेकिन फिर भी एक्टर को जो करना चाहते हैं वो करने दे रहे हैं। एक एक्टर के साथ जो डायरेक्टर का रेपो होता है वो बहुत अच्छा है। और ये उन्होंने की हुई ये सारी फिल्में जो हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, ये मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ टॉन्टिंग करती है, एक दूसरी साइड बता देती है किसी भी चीज़ की। और फिर वो बहुत सीरियसली नहीं, लेकिन वो एक मेरे ख्याल में वो अच्छी बात है कि बहुत लाइट तरीके से वो बहुत बड़ी बात बता देते हैं। ये मुझे उनमें बहुत अच्छा लगता है राजू जी में। टीवी का मैंने काफ़ी पहले से शुरू किया था, क्योंकि जब ये डेलीज़ वगैरह नहीं आई थी, जब दूरदर्शन पे नई नई सीरियल्स बनना शुरू हुआ था, तब ख़ानदान नाम की एक सीरियल थी। ख़ानदान में मैंने काम किया था, जिसमें डॉक्टर लागू, सुनीला प्रधान, अपना कौन, गिरीश कर्नाड थे, जलाल आगा, अपना रंजीत कपूर डायरेक्टर, वो थे उसमें। ये सारे लोग थे, नीना गुप्ता थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। ख़ानदान नाम की सीरियल थी, मोहन भंडारी, ये सब लोग थे। और उस वक्त से मैं टेलीविज़न से वैसे तो जुड़ी हुई हूँ, और वो काफ़ी सीरियल चली थी। फिर उसके बाद हिंदी सीरियल्स में काफ़ी मैंने काम किया, लेकिन नाम लेने लायक सीरियल थी महायज्ञ।
महायज्ञ बहुत अच्छी सीरियल थी जो स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन पे बेस्ड थी। तो उसमें मनोहर सिंह, गोविंद नामदेव, मैं, मेरे ख्याल में कुमुद मिश्रा, नए नए थे तब। काफ़ी पुरानी है सीरियल, 25 साल पुरानी होगी। तो वो सीरियल एक नाम लेने लायक थी मेरी। फिर मैं मराठी सीरियल में आई काफ़ी बाद, लेकिन मराठी सीरियल 4 दिवस सासूचे, उससे पहले ऐसे एपिसोडिक सीरियल्स होती है, उसमें एपिसोड्स किए थे। लेकिन वो जो सीरियल थी वो अ, मेरी 12-13 साल चली और काफ़ी साल उन्होंने उसने लोग, यानी आज भी लोग मुझे फैंस मिलते हैं वो जिन्होंने बचपन में वो सीरियल देखी है। ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि बंद होके भी अभी एक 9-10 साल हो रहे हैं। तो वो सीरियल, फिर मराठी में और एक सीरियल होणार सून मी या घरची, जिसमें हम वो सारी सासें थी, वो सीरियल 3-4 साल चली। तो ज़्यादातर मैं मराठी सीरियल में अभी मराठी सीरियल में काम कर रही हूँ, क्योंकि होता ये है सीरियल में काम करना अभी मेरे लिए टैक्सिंग हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसका वर्किंग बहुत अलग है। आप सुबह में जाओ, रात तक काम करो, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं रहती है। आपने सुना होगा आप लोगों ने कि सेट पे गिर पड़ी, सेट पे ये हुआ, सेट पे फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज ऑफ मे बी टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। और फिर चैनल के जो ये होता है कि नहीं, अभी ये होली आई है ना, तो होली का एक सीन डाल दो उसमें। कभी कभी ये होता है कि ऐन वक्त पे नहीं, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये ट्रैक अच्छा नहीं चल रहा है, इस ट्रैक पे ज़्यादा जोर दे दो, तो उस ट्रैक के सीन्स आने लगते हैं। फिर हमने जो कुछ सोचा होता है उसके अलग ही कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ मामला हो जाता है उसमें। और प्रोड्यूसर भी उसमें काफ़ी हेल्पलेस हो जाता है कि नहीं, चैनल ने ये कहा है तो हमको ये करना पड़ेगा। वो भी नहीं करना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है उनको। और फिर एक्टर्स भी तो वैसे ही होते हैं। जैसे मैंने एक हिंदी वाली जो लास्ट सीरियल की थी, डोर नाम की सीरियल की थी, जिसमें मुझे बताया था कि आपका 4 महीने का काम होगा। जो लड़की आ जाती है वो आपके घर पे बहू बन के वो वापस चली जाती है डिवोर्स लेके, तो 4 महीने का ही होगा। तो हमने शुरू की, वो लड़की आ गई और फिर ऐसे हुआ कि हमारे सीन्स होते थे तब टीआरपी बढ़ती थी, तो हमारे सीन्स इंटरेस्टिंग होने लगे। तो मेन जो फैमिली थी वो बाजू में रही, हमारी ही फैमिली की वो स्टोरी हो गई। और फिर जो सुबह में जाते थे, काम ख़त्म होने के नाम पे हम 2-2 बजे तक शूट करते थे, फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे जाओ। तो इट वाज टैक्सिंग, वेरी टैक्सिंग। और तब मैंने सोचा था कि मैं अगर करूँगी तो काम तो अपने टर्म्स पे करूँगी। उसके बाद डोर के बाद मैंने एक भी हिंदी सीरियल नहीं की है। मराठी में वैसे नहीं होता है, मराठी में काफ़ी ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा अब मराठी में भी इनफिल्ट्रेट हो रहा है। एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी। प्लेस में तो उस वक्त क्या हो रहा था, फिल्में मैं कर रही थी। अभी मराठी प्लेस जो मैं कर रही थी, मराठी प्लेस में आपने अगर देखा होगा तो सुबह में 11 बजे भी शो होता है, दोपहर में भी शो होता है, और 8 बजे भी, रात को 8 बजे भी शो होता है। तो 3 शोज़ इन अ डे हो जाते हैं। और मेरे पास शूटिंग की वजह से उस वक्त काम, आई मीन करने के लिए, कोई प्ले करने के लिए वो नहीं था। लेकिन उस वक्त, उस ज़माने में मैंने समहाउ आई एंटर्ड इन गुजराती प्लेज़। मैंने गुजराती प्लेज़ में काम करना शुरू किया था, और उस वक्त गुजराती प्लेज़
सिर्फ सैटरडे संडे होते थे। तो ड्यूरिंग द वीक मैं शूट करती थी और सैटरडे पे जल्दी थोड़ा सा छोड़ो, लंच तक काम करूँगी बोलती थी, और लंच तक काम करके 4 बजे का शो मैं करती थी या 7 बजे का शो व्हाटएवर। और संडे को शूट ना करते हुए मैं प्ले करती थी। तो मराठी प्ले में मैं काफ़ी साल तक मैं नहीं रही उस ज़माने में, लेकिन उस वक्त मेरा गुजराती प्लेज चल रहे थे, तो प्ले से कहीं दूर जाना तो मेरे लिए असंभव ही था। और वो मैंने अपॉर्चुनिटी वो कर ली, और उसमें मैंने मेरे ख्याल में 8-10 मैंने गुजराती प्ले कर डाले थे उस ज़माने में। तो प्लेज से तो छुटकारा मैं नहीं चाहती थी। संजीव कुमार, आई वॉज फैन ऑफ संजीव कुमार। एक्चुअली मुझे काम भी करना था, लेकिन माई बैड लक, अनफॉर्चुनेटली मुझे काम करने नहीं मिला। 1-2-3 बार मौका आया था, लेकिन एक बार एक फिल्म में साइन वगैरह भी हुई थी, लेकिन शूटिंग ही शुरू नहीं हुई, वो कैन हो गई। सारांश में मैंने सुना था कि राजेश्वरी फिल्म्स महेश जी के पीछे हैं कि संजीव कुमार को ले लो, लेकिन उस वक्त वो भी हाथ से चला गया चांस, और हुआ ही नहीं कभी। तो लेकिन ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट एक्टर। अमित जी दूसरे हैं। तीसरा मेरिल स्ट्रीप, शी इज़ वंडरफुल एक्टर। और कौन बताऊँ, मॉर्गन फ्रीमन भी है, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन ये अगर नाम बताएं तो ये यूट्यूब पे ज़्यादा मैं रेसिपीज देखती हूँ। और कभी कभार छोटी छोटी जो शॉर्ट फिल्में वो यूट्यूब पे देखना पसंद करती हूँ, लेकिन बड़ी फिल्में तो OTT पे, टीवी पे देखती हूँ मैं ऑन। और पॉडकास्ट मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखे हैं असल में, जैसे देखने का मौका नहीं मिल रहा है। एक तो वो स्मॉल स्क्रीन पे देखना बहुत मुझे ज़्यादती लगती है। इतना अच्छा स्क्रीन होने के बावजूद वो स्मॉल स्क्रीन पे ऐसे करके देखो, नहीं होता है उनसे। अपॉर्चुनिटी खुली ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक फ़िल्म थी जो मुझे बहुत सेटिस्फाई कर गई, और जब लगी तो भी आज मेरे ख्याल में आज भी लोग सारांश की बात करते हैं। आज भी लोग जब मुझे कहते हैं हमने आपका ये देखा और सारांश कितनी अच्छी फिल्म थी, क्या काम किया था, ये भी कहते हैं। तो सारांश इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन माय लाइफ, आई कैन से दैट। फिर उसके बाद फिल्में ही करती रही थी, फिर अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में, फिल्में करती रही। फिर मुझे अभी साल वगैरह ऐसे याद नहीं है, पर फिर मैंने एक वो भी की थी, अमीरी गरीबी नाम की एक फिल्म की, जिसमें मैं बहुत हैप वगैरह ऐसे थी, काफ़ी, यानी क्या मॉड कपड़े पहन के वगैरह, ऐसी वाली वो फिल्म थी। वो भी, वैसी भी फिल्में की थी। फिर जलवा की थी मैंने, फिर हीरो हीरालाल की, जिसमें मैं अलग ही कैरेक्टर थी। फिर उसके बीच में अपना चालबाज भी की। ये तीनों फिल्में ऐसी अलग किस्म की थी, क्योंकि उस वक्त ना ऐसे हो रहा था कि बहुत सारे माँ के रोल्स करके मैं इतनी तंग आ गई थी कि किसी ने ऐसा रोल, और सोचने वाले, ऐसा रोल मेरे लिए सोचने वाले तो मेरे फ्रेंड्स ही थे, क्योंकि पंकज पराशर ने मुझे चालबाज में पूछा था, जलवा भी उसी की थी। तो वो एकदम से डिफरेंट कैरेक्टर्स थी, इसलिए वो मज़ा आया करने के लिए। मेरे इंडस्ट्री में दोस्त तो मेरे थिएटर वाले ही दोस्त इंडस्ट्री के दोस्त हैं। एक तो नसीर, तो मेरा सीनियर ही थे। नसीर ओम दोनों दोस्त थे मेरे।
दोस्त वैसे इंडस्ट्री में क्या हुआ, काफ़ी लेट आई और इसलिए, और थोड़ा सा ऐसे हुआ कि आई वॉज मोर इंक्लिन टू थिएटर, तो थिएटर के दोस्त मेरे ज़्यादा हैं बजाय फिल्म्स के। और थिएटर और फिर हमारे टेलीविज़न के दोस्त हैं। टेलीविज़न में जो हम सीरियल्स करते हैं उनमें से मेरी एक हमने 6 सास और एक बहू ऐसी एक सीरियल की थी मराठी में। उसकी हम 5 जो सासें हैं वो हम अच्छी दोस्त हैं अभी। और क्या बताऊं, यानी दोस्त वो होता है, मैं तो सोचती हूँ दोस्त वो होता है जो 4 साल के बाद मिले ना तो भी पिछले पन्ने से शुरू हो जाता है, वो दोस्त होता है। यानी बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं है, दोस्ती पहली ऐसी होती है। और दूसरा दोस्त जो वो होता है जो आप खुल के बात कर सकते हो जिससे, कि कोई आपको जज नहीं करेगा, तो वो दोस्त होता है। और जज करे भी तो भी मुंह पे बता दे, वो भी एक होता है। तो ऐसी अरुंधति राव एक मेरी दोस्त है जो बेंगलोर में रहती है। उसका और मेरा ऐसा है कि हम कभी भी मिले तो भी शुरू हो जाते हैं, वो है। दोस्त तो अभी कितने बताऊं, नहीं पार्टीज़ तो कभी कभार पार्टीज़ वार्टीज़ होती है, लेकिन आई हैंग आउट भी कभी कभार हम जाते हैं। जो मैंने 5 सासें थी, उनकी बात अब अगर करूं तो हम 9 दिन के लिए लेह लद्दाख जाके आए हैं सब मिलके। तो वो एक हैंगिंग आउट होता है। कभी ऐसे होता है, कभी जाना होता है किसी एक का प्ले, अब हर एक अपने अपनी प्लेज और सीरियल्स में मशगूल हैं, तो कभी कभार मिलना होता है। तो चलो आज किसको क्या है, किसको क्या है, 3 तारीख ठीक है तो चलो 3 तारीख को मिलते हैं। और मिलके क्या, कुछ नहीं, कहीं पे जाके खाना खाते हैं और सिर्फ गप्पे मारते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ऐसे हैंग आउट नहीं यही होता है हमारा, क्योंकि गप्पे मारना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खाने पीने से। तो कभी किसी के घर पे जाके हम एक नाइट स्पेंड कर लेंगे या लंच के लिए मिलेंगे, ऐसे ही होता है ज़्यादातर। मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। कुकिंग यानी रोज़मर्रा का नहीं, उससे बहुत कंटालती हूँ मैं, दाल चावल से बहुत कंटालती हूँ, लेकिन कुकिंग अच्छा लगता है मुझे। वो इवन मास्टर शेफ़ वगैरह देखना भी अच्छा लगता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में अच्छी लगती है। तो कोई भी चीज़ अगर वो करती है, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में होता है मेरे, और फिर वो 8 दिन के बाद वो चीज़ मैं शायद ट्राई करूँगी। लेकिन वो ऐसे अलग अलग चीज़ें कुकिंग अच्छी लगती है। किसी ने कुछ बता दिया तो वो ये कैसा करते हैं वो पूछ के वो ट्राई करने में मज़ा आता है। जब वो चीज़ फेल हो जाती है तो कहती हूँ मुझे ये बनाना था, ये बन गया है, अब ये मीठा करके। टेस्ट तो अच्छी होती है, लेकिन वो अगर मुझे हलवा बनाना है तो उसकी खीर बन गई तो ये खीर करके खा लीजिए। ऐसा मैं कहती हूँ। तो शुरू में ये होता था मेरा कि मैं बहुत डरती थी, मैं बेकिंग से भी डरती थी। किसी भी चीज़ को बेक करना है तो नहीं, मुझे नहीं आएगा, वो इतना ही ले लो, इतना ही ले लो, ये सब वो हटाने के लिए शायद मैंने ये शुरू किया था कि मैं करके देखूं। और वो करके देख रही हूँ और बड़ा मज़ा आता है उसमें, एक कंसंट्रेशन होता है। शायद वो मेरा पास टाइम, फेवरेट पास टाइम है। पास टाइम तो बाहर जाना आना भी है, लेकिन मॉल वॉल में मैं नहीं ज़्यादा घूम सकती। विंडो शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन एक आधे घंटे के बाद बस मैं घर जाती हूँ। या तो अभी ओटीटी है, ओटीटी में फ़िल्में देखना, थिएटर में जाके फ़िल्में देखना वो बहुत ज़रूरी है। नई फिल्म आई तो वो थिएटर में ही, वो ओटीटी के लिए मैं रुकती नहीं। फिर कभी वक्त मिले तो ये सारी चीज़ें करती हूँ।
बहुत वायलेंस में नहीं मैं देख सकती। कम से कम ओटीटी पे तो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टू ह्यूमन, ये फिल्में मुझे ओटीटी पे देखना अच्छा लगता है। अकेले ने जो देखना है वही देखने के लिए मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, एनिमेशन फिल्म्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एनिमेशन फिल्म में तो देखती ही रहती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से टॉम एंड जेरी इतना देखा है, अभी भी देखती हूँ। लेकिन वो एनिमेशन फिल्में, इनसाइड आउट नाम की एक एनिमेशन फिल्म है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो एनिमेशन होके भी वो बड़ों के लिए वाली फिल्म है वो। फिर आइस एज, तो सारी फिल्में, आइस एज की सारी फिल्में देखी है। फिर ट्रेनिंग योर ड्रैगन या ऐसी कुछ एक फिल्म थी, वो भी अच्छी लगी थी मुझे। तो वो, लेकिन इनसाइड आउट इज़ माई रिकमेंडेशन इफ़ यू कैन, एनिमेशन फिल्म अगर देखनी है तो वो है। और बहुत ज़्यादा वायलेंस है तो मैं नहीं देख पाती, लेकिन ये जो क्या इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में होती है, CSI या ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली, वो अच्छी लगती है मुझे फिल्में देखना। इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में यानी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है। तो ये मैं OTT पे ज़्यादातर। ऑल टाइम फेवरेट कागज़ के फूल, उसी में से वक्त ने किया क्या से सितम, ऑल टाइम फेवरेट है। और और दूसरी एक इंग्लिश फिल्म है सिंगिंग इन द रेन। मैं कितनी भी बार देख सकती हूँ वो फिल्म, सिंगिंग इन द रेन, जीन केली, डेबी रेनॉल्ड। ये तो दो फिल्में तो हैं ही, और बहुत सारी फिल्में हैं, अभी एक हाथ दूसरे का ही नाम मैं बता सक रही हूँ। लेकिन ये तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरी।